वंदे मातरम। आप सभी का खबर उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत खबरों की हरिद्वार की खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। आज हरिद्वार दौरे पर रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार स्थित कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए मनोकामना मांगी। साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े अखाड़ों के संतों से आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीसीआर मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार सहित सभी विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि कोविड-19 के चलते 2 सालों से कांवड़ मेला नहीं हो पाया था। इसको लेकर इस बार कांवड़ मेले में संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। इसी को लेकर सरकार लगातार कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर हर प्रयास कर रही है। इसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नहीं, कांवड़ियों का हम हर तरीके से यहाँ पर स्वागत करेंगे और कांवड़ यात्रा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए हमने सभी विभागों को, यहाँ पर जिला प्रशासन के लोगों को और जो हमारे अन्य जिले हैं जो यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन जिलों को भी पूरी तरह से कहा है कि सभी लोग सब प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं होती है, ट्रैफिक व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। ऐतिहासिक यात्रा है, उसी प्रकार से ये कांवड़ यात्रा भी ऐतिहासिक होने जा रही है। कोरोना के बाद ये 2 वर्ष के बाद जब ये कांवड़ यात्रा हो रही है और इसमें पूरे हिदायत दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने सबको निर्देश दिए हैं। इसमें प्रारंभ में पुष्प वर्षा होगी, सभी कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा और सबसे आग्रह है कि प्रेम और सद्भाव का परिचय देते हुए इस कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के साथ आज बैठक की है और कांवड़ मेले में लोगों के लिए, आने वाले कांवड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, सबकी समीक्षा की है और कांवड़ मेले की पूरी अच्छे से तैयारियां की जा रही हैं। इस बार पिछले 2 वर्ष चूँकि कांवड़ मेला नहीं हुआ तो हम मान के चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी। उसकी हमारी ओर से तैयारियां हैं और बाकी अन्य विभागों ने भी अपनी तैयारियां पूरी की हैं। मुख्यमंत्री जब पिछली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे 4 जुलाई को, तो 5 जुलाई 2021 में उन्होंने यहाँ अभिषेक किया था और प्रतिज्ञा करके गए थे अगले वर्ष मैं पुनः आऊँगा। तो आज वो भगवान शिव के चरणों में अपना शीश नवाया और भगवान को जल चढ़ा के अभिषेक किया, आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के गौलापार स्थित काली चौड़ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां काली की पूजा अर्चना की। देश और प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री धामी ने ग्रामीणों से मुलाकात की, जहां समिति और लोगों से सुल्तान नगरी मंदिर गेट से मां काली चौड़ मंदिर तक डामरीकरण के साथ ही पूर्वी खेड़ा, गोविंद ग्राम, सुल्तान नगरी और पश्चिमी खेड़ा लिंक रोड का डामरीकरण कराने की मांग की। मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। रुकते हैं अगली खबर का। रुड़की के रामनगर में ड्रोन का निर्माण कराने वाली कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर कंपनी ने 2 ड्रोन लॉन्च किए। ये कंपनी ड्रोन के जरिए मैपिंग का काम करती है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश की सबसे बड़ी और सबसे पहली ड्रोन कंपनी रुड़की में शुरू हुई है। कंपनी न सिर्फ ड्रोन तकनीक में भारत का भविष्य उज्जवल कर रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके नेतृत्व में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम उन्होंने देश के अंदर चलाया है, उसी का परिणाम है कि देश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और यहाँ पर आज उत्तराखंड के अंदर पहला ड्रोन का ये शुरू हुआ है, ये उद्योग शुरू हुआ है। निश्चित रूप से एक नई क्रांति के रूप में इसका आगाज़ होगा और उन्होंने 40% जो है इनके प्राइस भी कम करने का भी निर्णय लिया है। निश्चित रूप से इस जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, हमारे राज्य में जहाँ पर आपदाएं आती हैं, जहाँ पर भूस्खलन होता है, तमाम जगह पर जो है हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। ऐसे समय में हमारे लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण और कारगर सहायक साबित होती है। ऐसे समय में ड्रोन का यहाँ पर उद्योग लगना, उसका आज उद्घाटन होना, ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है, जो केवल उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लिए
ये ड्रोन टेक्नोलॉजी एक मुफीद होगी, इसके क्षेत्र में एक क्रांति आएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। जिले में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिनको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंत्री के आगमन पर उनका स्वागत किया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले में 20 करोड़ की लागत से तैयार होने जा रही नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन 1 महीने में हो जाएगा। बैठक में उन्होंने जिले में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय समेत अन्य स्टाफ की उपलब्धता की जानकारी भी ली। उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी भी हालत में जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाई है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने गैरसैंण को स्थायी जबकि देहरादून को शीतकालीन राजधानी बनाने की बात कही है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कुंजवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाया, लेकिन सरकार सत्र के लिए एक ही दिन बैठी। इसके बाद सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी गैरसैंण नहीं बैठा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने राज्य सरकार पर गैरसैंण के नाम पर पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। जो पिछली सरकारों ने जो निर्णय किया है, चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्णय किया हो, चाहे वहाँ विधान भवन बनाने का निर्णय किया हो और चीज़ को बनाने का निर्णय किया हो, जो बन चुका है, उसकी इस वर्तमान सरकार को कोई चिंता नहीं है और उसको इग्नोर करके ऊपर पैसा बर्बाद हो, ये सरकार चाह रही है। और मैं समझता हूँ ये हमारे विशेष रूप से जो राज्य बनाने की भावना थी उसके ठीक विपरीत भी है। उससे बहुत बड़ा नुकसान इस राज्य को होने जा रहा है। सूबे के पूर्व पर्यटन मंत्री एवं उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने नई टिहरी के पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पवार के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 25 लाख की धनराशि दिए जाने और आग बुझाते समय जान गंवाने वाले वन कर्मियों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग प्रदेश सरकार से की है। साथ ही आग पर काबू पाने के पर्याप्त उपकरणों और सुरक्षा कवच दिलाए जाने की मांग भी की गई है। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और वन मंत्री को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी भेजा है। एक सत्येंद्र पवार सन ऑफ कुलबीर पवार ग्राम नवकुट के एक नौजवान वन को आग बुझाते लामकोट निवासी सत्येंद्र पवार जो आग को बुझाते बुझाते शहीद हुए हैं, उनके लिए, उनके परिवार का भरण पोषण के लिए और उनकी जो मृत्यु हुई है उसके संबंध में मैंने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई कि उनको, उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उनकी पत्नी को रोजगार दिया जाए और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। इन 3 मांगों को लेकर मैं वन मंत्री से मैंने आग्रह किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर पूर्व में बीकेटीसी के अध्यक्ष के दौरान उन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर उन्होंने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर निशाना साधा और कहा कि अपने ऊपर लगे आरोप को लेकर कोर्ट से जांच की मांग की है। आपको बता दें कि राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बद्री केदार समिति में रहे अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कई वित्तीय अनियमितताएं की। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आरोप करता है द्वेष भाव से ये आरोप लगाया गया है, जो कि सच नहीं है। बात ये नहीं है कि किसी दूसरे के पाप से मेरे पाप कम हो जाएं, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने गलत किया है तो निश्चित रूप में वो सामने आना चाहिए और इसके लिए निष्पक्ष तरीका अपनाया जाना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से आज ये मांग की है कि पहली बात तो मैंने जो आरोप थे उन पर अपनी बात रखी कि आरोपकर्ता ने द्वेष भाव से ये आरोप लगाए हैं, जो कहा है वो सत्य नहीं है, झूठ कहा है और जो सत्य है वो सामने रखा प्रमाणों के साथ।
विपक्षी पार्टियों की तरफ से सर्वदलीय बैठक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने पर भाजपा ने निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में अपने परिणाम से इतना निराश हो गई है कि उसे उत्तराखंड में सपा की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। उत्तराखंड में सपा का क्या इतिहास रहा है, ये सब जानते हैं। इन सभी पार्टियों के एकजुट होने से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सरकार से पिछले विधानसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों का राजनीतिक जनाधार समाप्त प्राय सा हो गया है। उससे परेशान होकर और अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए कांग्रेस ने सपा जैसी उत्तराखंड की घोर विरोधी पार्टियों की भी बैसाखी लेना स्वीकार कर लिया है। और मुझे लगता है कि इससे जनता के हित के बहाने अपना कुछ हित साधना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे उनका भी हित नहीं हो। और अब बात करते हैं रामनगर हादसे की। रामनगर की ठेला नदी के राफ्टे में सुबह पर्यटकों की कार तेज बहाव में बह गई। कार में सवार 10 लोगों में से 9 की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार रामनगर की सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस वक्त हम आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ हादसा और उसके बाद जैसे ही खबर मिली शवों को निकाला गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस मृतकों की शिनाख्त में लगातार जुटी हुई है। हालांकि धीरे धीरे करके अब शिनाख्त होने भी लगी है। जो पर्यटक हैं वो पंजाब के पटियाला निवासी बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस व अग्निशमन दल मौके पर मौजूद है। कार में सवार 10 पर्यटक जो कि ठेला रामनगर स्थित रिसोर्ट में प्रवास कर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह 5:45 बजे के आसपास पर्यटक ठेला नदी के रास्ते पर पहुंचे ही थे कि नदी में आए तेज बहाव में उनकी कार बह गई। कार में सवार 4 पर्यटकों के शव पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। एक युवती नाजिया, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, वो घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि कार में अभी 5 लोगों के शव हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास चल रहा है। कार को नदी से निकालने के लिए क्रेन को मौके पर बुलाया गया है। मृतकों में 3 युवक और 6 महिलाएं हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, दर्दनाक हादसा हुआ, लोग भी वहां पर पहुंच गए। दूसरी तस्वीर में आप कार देख रहे हैं, इसी कार में ये 10 लोग सवार होकर जा रहे थे। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं शव जो निकाले गए हैं और लोग अब इंतजार में हैं कि जो बाकी शव हैं वो भी निकाल लिए जाएं। जी देखिए, जो अभी तक संज्ञान में आया कि करीब 5 सवा 5 के बीच में एक गाड़ी जो है ढेला से रामनगर की तरफ आ रही थी और वो अनियंत्रित होकर वो जो रपटा है उसके नीचे जो है नदी है उसमें गिर गई। और अभी तक जो उसमें जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 6 महिलाओं की बॉडी रिकवर हुई है और उसमें 3 पुरुष हैं और 1 महिला उसमें जिंदा बची है जो अभी हॉस्पिटल में है, जिसका इलाज चल रहा है, जिसका नाम नाजिया है। और अभी तो फिलहाल प्राइमरी बेसिस पे यही पता चला है। और जो एक प्रत्येकदर्शी है उसके हिसाब से ड्राइवर थोड़ा तेज़ी में था और उससे गाड़ी पलटी है, जो प्राइमरी फेसी अभी बातें पता चली। तो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 9 लोगों की जान चली गई। खबरें आगे जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देहरादून के रिस्पना पुल के पास लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क ने तालाब का रूप ले लिया है। वहां पर दिन भर कई गाड़ियां फंसी रहती हैं, कई लोग भी गिरने से चोटिल हुए हैं। वहीं घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। आप हाल भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी के बीच लोग जाते हैं और काफी नुकसान भी इसकी वजह से हो चुका है। इधर मसूरी में दूसरे दिन भी शहर में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई जारी है। मसूरी में 126 से ज्यादा अतिक्रमण पहले चरण में चुन लिए गए हैं। इसको हटाने की कार्रवाई जारी है। मसूरी में अतिक्रमण को हटाने को लेकर एसडीएम के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक टीम के अधिकारियों के साथ लोगों से तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने किसी की नहीं सुनी और अभियान जारी रखा। एसडीएम नरेश दुर्गपाल ने कहा है कि अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हटाए गए अतिक्रमण पर अगर दोबारा अतिक्रमण किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पे और या सरकारी जमीन पे
पालिका की संपत्ति हो, लोक निर्माण विभाग की संपत्ति हो, एनएच की संपत्ति हो, अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और तोड़ फोड़ की जा रही है उनके। हमने किंगक्रेक के पास सील जो करी थी, उन किसी शरारती तत्वों ने ताला तो नहीं तोड़ा लेकिन सील उखाड़ के फेंक दी थी। उनको हमने आज वर्बली बता दिया है कि आप जो है इस तरह की कार्रवाई अगर होगी तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। पुनः सील कर दी गई है वो दुकान, और अगर दोबारा कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, कानूनी कार्रवाई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई सचिवालय में, जहां पर डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय बैठक थी। बैठक में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्टेक होल्डर विभागों के आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में विशेषकर मैदानी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के घाटी क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि शहरी विकास विभाग और स्थानीय निकायों के माध्यम से लगातार फॉगिंग कराई जाए। उन्होंने नई फॉगिंग मशीन खरीदने और पुरानी मशीन को अभी से चेक कर लेने के भी निर्देश दिए हैं ताकि बढ़ते डेंगू से लड़ा जा सके। इधर हरिद्वार में पुलिस ने एक 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। लूट के आरोपी की पुलिस 6 सालों से तलाश कर रही थी। राजकीय रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी थाने में जानकारी देते हुए जीआरपी की पुलिस अधीक्षक अर्णव भारती ने बताया कि आरोपी ने साल 2016 में ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें गैंग के 4 सदस्य पकड़े गए थे और 5वां सदस्य फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने आरोपी राजा को हरिद्वार बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सासी गैंग का सदस्य है। ये गैंग देश भर में रेलवे स्टेशनों और ट्रेन में लूट और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। अच्छा, पुलिस अपनी इसमें सारी कार्रवाई पूरी कर चुकी थी। उसके बाद इसके ना मिलने पे इस पे लगातार इनाम की धनराशि घोषित होने के बाद बढ़ती जा रही थी और आज की डेट में 15,000 का इनामी था। इसका नाम राजा सांसी है, इसे राजवीर कहते हैं। इसका जो रहने का स्थान है फिलहाल वो हरियाणा हिसार है और इनका जो सांसी गैंग है वो ऑल ओवर इंडिया वर्क करता है। ये दिल्ली, हरियाणा, यहाँ सब जगह ये इनके लोकेशंस जो है रहे हैं। इनके जो पुराने साथी हैं उनसे जो बातचीत उस समय हुई थी तो इन पे लगातार मतलब हम लोग निगरानी रखे हुए थे और अब इसे 6 जुलाई को बस अड्डा हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। रामनगर कोसी बैराज के अप स्ट्रीम में कोसी नदी से लगातार कटाव हो रहा है। नदी से लगातार हो रहे कटाव से स्थानीय लोगों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने 265 लाख की एक योजना बनाई है। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के द्वारा अनुमोदित के बाद भी धन के अभाव में काम शुरू नहीं हो पा रहा था। सिंचाई विभाग भी लाचार नजर आ रहा था। बता दें कि पिछले साल आई बाढ़ ने तबाही मचाई थी, जिसमें सुंदरखाल गांव, चुकुम गांव और कई रिसोर्ट कोसी नदी में समा गए थे। वहीं कई क्षेत्र में भूमि कटाव भी हुआ था। रामनगर कोसी बैराज के अपर स्ट्रीम में की गई कटाव हो रहा था, जो कि अब लगातार बढ़ता जा रहा है। बरसात का समय भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर कोसी नदी रुद्र रूप में आती है तो कोसी नदी का पानी हल्द्वानी रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का कटाव करते हुए नलकूप कार्यालय से कैनाल कॉलोनी और अन्य कई क्षेत्रों में जल में समा सकता है, जिससे कि भारी नुकसान होने की आशंका पैदा हो रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने नगर वन ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के 75 स्थानों पर नगर वन की अवधारणा को धरातल पर उतारा जाएगा। जापान की मियावाकी विधि से प्राकृतिक वन तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये भविष्य में रुद्राक्ष वन के रूप में विकसित होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पर केंद्र सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार कर सकती है। साथ ही कहा कि इस कानून के लागू होने पर मुस्लिम समाज को भी कोई खतरा नहीं है, बल्कि कानून के लागू होने से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण जरूर लग सकता है। राज्य मंत्री ने मोदी सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का अभूतपूर्व विकास हो रहा है।
नहीं, समान नागरिक कायदा जो है तो एक तो देश में बहुत दिनों से 70 सालों से मतलब जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते मतलब उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। तो तब से मतलब लोगों की मांग है कि भाई समान नागरिक कायदा होना चाहिए और समान नागरिक कायदा होने से पॉपुलेशन पर कंट्रोल हो सकता है। और ये कोई कानून मुस्लिम के विरोध में नहीं है। मुस्लिम समाज हमारा ही समाज है। देश का इतिहास ऐसा है कि एक ज़माना 2500 साल पहले सम्राट अशोका के बाद सारा देश बुद्धिस्ट था। बाद में शंकराचार्य जी आने के बाद पूरा देश हिंदू बन गया। जब मुगल जहाँ जहाँ आ गए वहाँ वहाँ हिंदू समाज के लोग मुस्लिम बन गए। पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचेगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। 11 जुलाई को सुबह 10 बजे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद मुर्मू मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बीजेपी के सभी विधायक, सांसद, निर्दलीय और कुछ अन्य पार्टियों के विधानसभा सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। हमारे एनडीए की राष्ट्रपति के उम्मीदवार माननीय द्रौपदी मुर्मू जी 11 तारीख को देहरादून उनका आगमन उत्तराखंड आगमन हो रहा है और 10 बजे करीब वो एयरपोर्ट जॉली ग्रांट में लैंड करेंगी और वहाँ पर उनको उनका भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, सभी विधायकगणों को साथों बैठने वाली हैं और वो सभी दलों से, अन्य दलों से भी जो निवेदन अपने पक्ष में वोट करने के लिए निवेदन करेंगे और ये जीत बहुत ऐतिहासिक जीत हमारी सुनिश्चित है और पहली बार ऐसा लगे कि एक तरफा जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।